दोस्तों, हम आज आपके समक्ष है। मेरा नाम रमन सिंह सोलंकी एडवोकेट। मैं आज आपके सामने अग्रिम जमानत के लिए बात करूंगा। पहले अग्रिम जमानत धारा 438 CRPC में होती थी और अब नया जो कानून बना है BNSS, उसमें धारा 482 में अग्रिम जमानत की एप्लीकेशन लगाई जाती है। इसको चालू भाषा में एंटीसिपेटरी बेल कहते हैं अंग्रेजी में, जो बोलचाल की भाषा में उपयोग होती है। इसका बारे में मैं आपको बताता हूँ। अभी लेटेस्ट जजमेंट आया है 2026 का AIR जजमेंट ऑर्डर आया है। AIR 2026 सुप्रीम कोर्ट 1995 और AIR ऑनलाइन 2026 सुप्रीम कोर्ट 258। इसका क्रिमिनल अपील नंबर है 1982/2026 और ये अराइजिंग आउट ऑफ स्पेशल लीव पिटीशन नंबर 15/37/9/2025 डेट 16/4/2026 का ऑर्डर है। ये केस था वेणुगोपाल कृष्ण वर्सेस केरल राज्य का है और इसमें अपील स्वीकार की गई थी और इसका AIR 2026 मई का है। ये पेज 1998 सुप्रीम कोर्ट में है। आप इसको मैं आपके समक्ष इस पर आपको बताता हूँ। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या देखा है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये देखा कि इंटिमिडेशन और रेप और हमला करना और डराना सेक्सुअल हरासमेंट का इसमें आरोप था। अब हम पहले ये समझे कि सेक्सुअल हरासमेंट क्या होता है। किसी भी व्यक्ति के साथ उसकी इच्छा या सहमति के बिना किया गया कोई भी अवांछित यौन व्यवहार है जो उसे अपमानित, असहज, उग्र, भयभीत महसूस कराता है। इसके मुख्य प्रकार और उदाहरण इस प्रकार से है। वर्बल सेक्सुअल हरासमेंट मौखिक रूप से भी होता है, जैसे भद्दी टिप्पणियाँ करना या फप्तियाँ कसना, अवांछित यौन प्रस्ताव रखना, किसी की भी निजी जिंदगी में सेक्सुअल लाइफ पर अनुचित सवाल पूछना, ये भी सेक्सुअल हरासमेंट के अंतर्गत आता है। फिर है गैर मौखिक नॉन वर्बल सेक्सुअल हरासमेंट। ये होता है क्या है, यह सामान्य व्यक्ति की जानकारी के लिए मैं बनाता हूँ, ये लीगल अवेयरनेस के लिए, क्योंकि इस बात की जानकारी सामान्य आम जनता को नहीं होती है। अगर इस बात की जानकारी सामान्य आम जनता को हो जाए तो कोई अपराध ही नहीं करेगा और अपराध भी नहीं होंगे और सभी व्यक्ति इससे सावधान और सचेत रहेंगे। ये आपके ज्ञान के लिए मैं बता रहा हूँ, आम जनता के जन कल्याण के लिए। आप देखिए, गैर मौखिक भी सेक्सुअल हरासमेंट होता है, नॉन वर्बल। जैसे इसका उदाहरण है अश्लील इशारे करना या घूर घूर कर देखना गलत नीयत से, पीछा करना या लगातार परेशान करना गलत नीयत से सेक्सुअल हरासमेंट के अंतर्गत आता है। अब फिजिकल सेक्सुअल हरासमेंट भी होता है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। बिना मर्जी के छूना, पकड़ना या अनुचित स्पर्श करना। दूसरा है जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश करना, ये भी सेक्सुअल हरासमेंट के अंतर्गत आता है। भारतीय कानूनों जैसे BNS धारा 79 और पुरानी IPS की धारा है 509 के अनुसार किसी महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाना या उसके साथ ऐसा व्यवहार करना एक दंडनीय अपराध है, जिसके लिए सजा का प्रावधान है। अब ये जो केस मैं आपके सामने निवेदन कर रहा हूँ, बता रहा हूँ, इसमें कई सालों से अभियुक्त परिवादी प्रोसिक्यूट्रिक्स के साथ में उसका रेप बलात्कार संग करता था
और यौन उत्पीड़न कर रहा था उसकी इच्छा के विरुद्ध। अभियुक्त ने दावा किया कि फरियादी और उसके पति के द्वारा मिथ्या अभियोजन यानी कि फॉल्स प्रोसिक्यूशन उसके विरुद्ध किया गया है। ये उसने क्लेम किया कि उसकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने के उद्देश्य से। जमानत आवेदन प्रारंभिक रूप से इस आधार पर निरस्त किया गया कि वह मामला गंभीर प्रकृति का होने के कारण उसकी अग्रिम जमानत नहीं दी जा सकती। अभियुक्त की सामाजिक पोजीशन भी देखी गई और साक्षीगण को प्रभावित करने की आशंका होने से खारिज किया गया। परिवादी अभियुक्त की कंपनी में काम करती थी और ईमेल के माध्यम से इस्तीफा उसने दे दिया था, परंतु ईमेल के कंटेंट से किसी भी प्रकार का कोई उत्पीड़न या तंग करने वाले तत्व नहीं थे। न व्यवहार परेशान करने का था और न ऐसी कोई बात थी। अब इसमें आगे क्या हुआ था? ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ द केस द पार्टीज मेड कॉम्प्रोमाइज। समझौता है तो दोनों पक्षों अभियुक्त और फरियादी तथा उसके पति के मध्य एक मीटिंग हुई थी और तद्वारा यह तय हुआ कि कुछ अमाउंट अभियुक्त फरियादी को देगा। अंतरिम राहत इंटरिम प्रोटेक्शन अभियुक्त को प्रदान की गई और कि वो यह शर्त लगाई गई कि वह अनुसंधान में सहयोग करेगा। अब सुप्रीम कोर्ट ने इंटरिम प्रोटेक्शन का उसको दिया है, तो ये इंटरिम प्रोटेक्शन होता क्या है ये मैं आपके सामने ज़रूर आपको बताना चाहूँगा। हिंदी में अर्थ होता है अंतरिम सुरक्षा या अस्थायी बचाव होता है। यह एक कानूनी शब्द है। कानूनी प्रक्रिया में इसके मुख्य पहलू निम्नलिखित है। पहला अपन देखते हैं अर्थ। यह अदालत द्वारा किसी मामले में जैसे अग्रिम जमानत याचिका का या दीवानी विवाद की अंतरिम सुनवाई या फैसला आने तक के लिए दिया गया एक अस्थायी संरक्षण है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि मामले की सुनवाई के दौरान किसी व्यक्ति को कोई नुकसान न पहुंचे या पुलिस द्वारा उसे तुरंत गिरफ्तार न किया जाए। कार्रवाई इसमें क्या होती है? इसके तहत अदालत अक्सर यह आदेश देती है कि वह मामले की अगली सुनवाई तक याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं करेंगे और उसे गिरफ्तार नहीं करेंगे। संक्षेप में यह एक प्रकार की अस्थायी राहत टेम्परेरी रिलीफ है जो मुख्य फैसला आने तक आपको कानूनी सुरक्षा प्रदान करती है। ये इस केस में वर्डिक्ट पास हुआ था जो मैंने आपको बताया। एक और केस है जिसमें अग्रिम जमानत के संबंध में ही है। अग्रिम जमानत का आवेदन स्वीकार किया गया था। यह है एस.के. सुपियान वर्सेस द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ये 2022 का जजमेंट है। 2022 वॉल्यूम 1 है। MP वीकली नोट 63 सुप्रीम कोर्ट का है। इसमें क्या हुआ था कि क्रोधित भीड़ द्वारा हमला किया गया था। भारतीय दंड विधान की धारा 147, 148, 149, 324, 325, 326 और 302 का केस था। क्रोधित भीड़ के द्वारा अभिकथित घटना की गई थी। इस घटना में एक व्यक्ति आहत हुआ था और मृत हुआ था। अग्रिम जमानत आवेदन अपीलांट अभियुक्त का था, वह निरस्त हुआ था। इस निरस्ती आदेश से व्यथित होकर उच्चतम न्यायालय में अपीलांट के द्वारा अपील प्रस्तुत की गई थी। घटना 3 मई 2021 की थी, परंतु इस केस की चार्जशीट 5 अक्टूबर 2021 को एवं 9 जनवरी 2022 को प्रस्तुत की गई थी। इनमें अपीलांट का नाम अभियुक्त के रूप में उल्लेखित नहीं था। प्रत्यर्थी CBI ने धारा 164 CRPC के तहत 5 साक्षीगण के कथन भी करवाए थे और उन पर भरोसा किया था। 2 साक्षीगण के कथनों को 7/9/2021 को और 11 नवंबर 2021 को अभिलिखित किया गया था, परंतु अपीलांट के नाम का चार्जशीट में कहीं भी उल्लेख नहीं था। इसलिए यद्यपि मनोज कुमार
के कथन 18 नवंबर 2021 को अभिलिखित किए गए थे। उससे पहले की 2 चार्जशीट में साक्ष्य के रूप में संदर्भित नहीं किया गया था। अन्य 2 साक्षीगण के कथन विलंब से 24 जनवरी 2022 को अभिलिखित किए गए थे। अब सुप्रीम को इसमें कोर्ट ने क्या हेल्ड किया है वो मैं आपके समक्ष रखता हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि मामले के केस के अनुसंधान के अभिलेख के इन तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए उच्चतम न्यायालय के द्वारा यह अग्रिम जमानत का आदेश प्रदान किया गया। यह भी निर्देश दिया गया कि वह अपीलांट सीबीआई की जांच में पूरा सहयोग करेगा और अन्वेषण के दौरान उपस्थित रहेगा जब भी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर इस बात के लिए उसे इस बारे में कहेंगे बुलाएंगे। यह है एस.के. सुप्रियान, द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन 2022 है, MP वीकली नोट 63 सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट। तो दोस्तों मेरे इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें ताकि मेरी दूसरी चैनल पे आपको एपिसोड भी देखने को मिलेंगे। ये मेरा 34वां एपिसोड है और इसके पहले के जितने भी एपिसोड है वो भी आप देख सकते हैं। और इसमें मैंने बरी के ऊपर और जमानत के ऊपर और अग्रिम जमानत के ऊपर और सिविल में प्रॉपर्टी के ऊपर और मध्य प्रदेश राजस्व संहिता और सिविल केसेस के संबंध में और हिंदू लॉ के संबंध में और मोमेडन लॉ के संबंध में मैंने इसमें बहुत सारे एपिसोड बनाए हैं। आप ज़रूर देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर भी करें। मैं रमन सिंह सोलंकी अब से अगले एपिसोड में फिर मिलूँगा। नमस्ते, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत। ये लीगल अवेयरनेस के लिए बनाता हूँ मैं, सामान्य जनता की जानकारी के लिए बनाता हूँ मैं, जन कल्याण के लिए बनाता हूँ मैं और सबके लिए जनहित में ये है। इसमें मेरा किसी प्रकार का व्यक्तिगत कोई स्वार्थ नहीं है। ये भी मैं आपको बता दूं कि इसमें मेरे यूट्यूब से भी कोई वित्तीय कोई सहयोग सहायता नहीं मिलती है। मैं केवल जन कल्याण की भावना से बनाता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।